तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली अपने सेक्ट के बारे में गलत कमेंट सुनकर मार्केट में पहुंच गया। उसने सन हुआ को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उस बंदे को भी उसकी औकात याद दिलाई जो कि ड्रिफ्टिंग क्लाउड से पर कीचड़ उछाल रहा था। यहाँ पर हानली सन हुआ को एक सोड गिफ्ट करके वो सीधे मार्क्विस नानगोंग से मिलने चला गया। इस सीक्रेट मीटिंग में ढेर सारे नेसेंट सोल मौजूद थे, जिसमें हम वांग चान और उसके अंकल वांग टियानगो को भी देख पाते हैं। वांग टियानगो ने सभी कल्टीवेटर्स को ये बता दिया कि हानली इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि आने वाले वक्त में वो इन सभी पर डोमिनेट करेगा। मगर मार्क्विस नानगोंग ने वहाँ का माहौल शांत करते हुए उनके मिशन को रिवील किया। ये लोग एक लेजेंडरी मास्टर सांगकुन की केव को ओपन करना चाहते थे, जो कि मुलान ग्रासलैंड में मौजूद है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत नेसेंट सोल की उसी सीक्रेट मीटिंग से होती है, जहाँ पर इस दुनिया के द लेजेंडरी फिगर सांगकुन के बारे में बताया जा रहा था। मास्टर यून कहते हैं कि हमारे टियानयान के हजारों सालों के इतिहास में बस सांगकुन ही एक ऐसा बंदा था जिसे राइचस और डिमोनिक पाथ दोनों ने मिलकर मैडमैन ने नाम दिया था। एक ऐसा पागल शैतान जो कभी किसी को नहीं बख्शता। सांगकुन एक बहुत ही हिम्मत वाला केयर फ्री कल्टीवेटर था। उसे ना ही किसी चीज की फिक्र थी और ना ही किसी से डर, और यही वजह थी कि उसे टियानियन कॉन्टिनेंट के नंबर 1 कल्टीवेटर का टाइटल मिला। उसकी डिवाइन पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि ना ही राइचस पाथ या फिर डिमोनिक पाथ में इतना दम था कि उसके खिलाफ जा पाए। जो भी बंदा उसके खिलाफ गया उसे बड़ी ही भयानक मौत मिली, और देखते ही देखते वो टियानियन का एक ऐसा फिगर बन गया जिससे सबको डर लगता था। सांगकुन ने अपनी पावर्स के नशे में चूर होकर कई सारे लोगों से दुश्मनी ली, चाहे फिर राइचस पाथ हो या डिमोनिक पाथ। उनका हर एक नेसेंट सोल उस बंदे के खिलाफ हो चुका। तो इसी वजह से टियानियन के हर एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर ने फैसला लिया कि वो सभी लोग आपस की दुश्मनी भूलकर सबसे पहला सांगकुन को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हर एक के सिर पर सांगकुन एक तलवार जैसे लटक रहा था जो कभी भी उनकी गर्दन काट सकती। लेजेंड के अकॉर्डिंग उस दिन लगभग 10 से 12 नेसेंट सोल कल्टीवेटर ने मिलकर सांगकुन पर हमले किए थे। उनके दरमियान की वो बैटल इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसने हेवन को भी शेक करके रखा। सांगकुन अकेला होकर भी वो काफी देर तक इन सभी नेसेंट सोल को तगड़ी टक्कर दे रहा था, मगर फिर धीरे धीरे करके उसकी पावर डिप्लेट होकर उसकी बॉडी वहीं पर एक्सप्लोड हो गई। एक जमाने में जिसे टियानियन का लेजेंडरी फिगर कहा गया, वो बंदा भी यहाँ की धूल बन गया। सांगकुन की इस कहानी से हमें पता चलता है कि पावर्स के नशे में अंधा होना कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता, मगर लेजेंड तो सिर्फ लेजेंड है। हो सकता है कि एंशिएंट टाइम से ही इस कहानी को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया गया, जबकि सांगकुन की असली कहानी तो कुछ और ही थी। अब ये सुनकर सभी नेसेंट सोल काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए। वो सांगकुन की असली कहानी सुनना चाहते थे, तो उनके तजस्सुस को भांपकर मार्क्विस नानगोंग ने सांगकुन की असली कहानी बताने लगे। वो कहने लगे कि हजारों सालों पहले सांगकुन ने 10 से 12 नेसेंट सोल का एक साथ ही मुकाबला किया था, मगर फिर एक ऐसा पल आया जिसमें सांगकुन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया। उसे पता था कि वो मौत के कगार पर खड़ा है, तो उन सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए मास्टर सांगकुन ने पपेट इनकारनेशन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया, यानी कि उनके पास खुद का ही एक पपेट था जिसे ये लोग सांगकुन समझकर उस किस्से को वहीं पर भूल गए। वो नेसेंट सोल्स तो खुश होकर अपना सीना चौड़ा करने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सांगकुन को मार दिया। मगर सांगकुन काफी ज्यादा चालाक था। वो एक डिसेप्टिव मेथड का यूज करते हुए तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। भले ही उस बैटल में वो जिंदा बच गया, लेकिन उसके वाइटल ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हो गए थे, जिनसे वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाया, और फिर कुछ ही सालों बाद उसकी मौत हो गई। सच बताओ तो हमें भी सांगकुन की इस कहानी का एंड पता नहीं था, लेकिन फिर एक दिन फेलो डाविस ट्यून और मुझे उसका रेस्टिंग प्लेस मिला, जहाँ पर सांगकुन को दफनाया गया था, जहाँ पर हमें सांगकुन ने लिखा हुआ एक स्क्रॉल मिला, जो कि सांगकुन ने खुद अपने हाथों से लिखा। दरअसल उस पागल शैतान को पहले ही पता था कि वो कुछ ही दिनों में मारा जाएगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस बची हुई जिंदगी का थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए। और फिर उस बंदे ने कदम रखा फॉलन डेविल वैली में, जहाँ पर गया हुआ कोई भी नेसेंट सोल कल्टीवेटर आज तक भी जिंदा वापस नहीं आ पाया। वेल, उस वैली में जाना एक सुसाइड मिशन था, जिसके लिए सांगकुन तैयार हो गया। उसने अपनी जिंदगी पर दाव खेला और पता है क्या हुआ? वो इसमें जीत गया। वो टियानियन के इतिहास का एक पहला ऐसा शख्स बना जो कि फॉलन डेविल वैली से जिंदा वापस आया हो। अब ये सुनकर हानली भी इस मास्टर सांगकुन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो सोचता है कि फॉलन डेविल वैली से वापस आने वाला बंदा एक जीनियस ही हो सकता है। जिसके बाद हानली उन सभी लोगों से कहने लगा कि सांगकुन हमारे टियानियन कॉन्टिनेंट के एक लेजेंडरी फिगर थे, और इसी वजह से वो फॉलन डेविल वैली से जिंदा वापस आ पाए। हो सकता है कि वो अपने साथ उस डेविल वैली से ढेर सारे रेयर ट्रेजर
ट्रेजर लेके आए होंगे। और अब अगर हम सभी नेसेंट सोल की बात की जाए तो ये हमारे पास एक सुनहरा मौका है। हम भले ही फॉलन डेविल वैली में कदम नहीं रख सकते, लेकिन मास्टर सांगकुन की मेहरबानी की वजह से वो ट्रेजर हमें मिल सकते हैं। बस मुझे एक ही बात समझ नहीं आ रही कि इतनी प्रेशियस इन्फॉर्मेशन को मार्क्विस नानगोंग और मास्टर युन ने अपने तक ही सीमित क्यों नहीं रखा। आप दोनों ने मिलकर ही मास्टर सांगकुन के रेस्टिंग प्लेस को ढूंढा, साथ ही इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की कि वो बंदा फॉलन डेविल वैली से जिंदा वापिस आया था। अगर आप दोनों चाहते तो उस खजाने को आधा आधा बांट सकते थे, लेकिन फिर भी आपने ये मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में आपने कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया जिनका स्पिरिचुअल सेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इससे तो बस एक ही बात साबित हो रही कि आप दोनों मिलकर उस केव को ओपन नहीं कर पाए। जिस पर मास्टर युन कहने लगे कि मेरे दोस्त तुम काफी ज्यादा होशियार हो। देखो जहाँ तक मैं जानता हूँ इस दुनिया में नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स जितना लालची और कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम दोनों मिलकर उस रुइन को ओपन कर पाते तो शायद हम वो ट्रेजर कभी तुम लोगों के साथ शेयर भी नहीं करते। लेकिन फिर हमने देखा कि उस रुइन पर तो एक बहुत ही भयानक एंशिएंट रेस्ट्रिक्शन है। अगर हम अपनी ब्रूट फोर्स का यूज करके उस रेस्ट्रिक्शन को हटाने की भी कोशिश करते तो भी इसमें कई सालों का वक्त लग जाता और इसी कोशिश में मूलान रेस का ध्यान हम पर आ जाता। तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना इस प्लान में और भी लोगों को शामिल किया जाए और इसी वजह से हमने आप 8 लोगों को यहाँ बुलाया, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सेंसेस के मालिक हो। अगर हम सब लोग मिलकर काम करें तो उस बैरियर को बस एक ही दिन में ब्रेक किया जा सकता। सो यही हमारा मिशन था। अगर तुम में से अभी भी किसी को पीछे हटना है तो हट सकते हो, मगर इस पर किसी भी नेसेंट सोल ने कोई रिस्पांस नहीं किया, जो देखकर ही मास्टर युन खुश हो गया। वो कह रहे थे कि चलो ये बात जानकर खुशी हुई कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो। अब हम सभी को मिलकर एक हार्ड डीमन ओथ लेनी पड़ेगी। सभी लोग ये कसम खाओ कि ये मैटर तुम कभी भी किसी आउटसाइडर के सामने रिवील नहीं करोगे। तो 1 बाय 1 वो सभी लोग हार्ड डीमन की ओथ लेने लगे। अगर उन्होंने इस कसम को तोड़ा तो ऑन द स्पॉट मारे जाएंगे। यहाँ पर हानली सोच रहा था कि ये दोनों काफी ज्यादा शातिर हैं। इन्होंने जानबूझकर अपनी टीम में अर्ली स्टेज वाले नेसेंट सोल को ज्वाइन किया, क्योंकि ये दोनों भी हम सभी के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हैं। उस केव को ओपन करने के बाद जब हम लोग आपस में उस ट्रेजर को बांटेंगे तब ये लोग क्लियरली हम पर डोमिनेंस साबित कर सकते। और यही वजह है कि इन्होंने अपनी टीम में पावरफुल नेसेंट सोल्स को शामिल नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो लोग ट्रेजर पर कब्जा न कर ले। इन दोनों ने ढेर सारे एफर्ट्स लगाकर इस टीम को जोड़ा है, क्योंकि नेसेंट सोल बनने के बाद कल्टीवेशन से ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। अगर तुम इम्प्रूवमेंट कर सकते हो तो वो बस पावरफुल ट्रेजर के दम पर। तो सबसे आखिर में हानले ने भी इस हार्ड डीमन ओथ को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो चाहकर भी ये राज किसी और के सामने खोल नहीं सकता। अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई गई। नेसेंट सोल की ये मीटिंग खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर टियानगु वांगचान पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो उससे कहता है कि पता नहीं तुमने ऐसा क्या किया जो नेसेंट सोल तुम पर इतना ज्यादा गुस्सा है। यहाँ से घर वापिस जाते ही हानली के साथ तुम्हारी जो भी दुश्मनी थी वो तुम मुझे डिटेल में बताओगे। उस बंदे को देखकर ही पता लग रहा था कि वो तुम्हारी खून का प्यासा है। जिस पर वांगचान कह रहा था कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरा एक छोटा सा गलत डिसीजन मेरे लिए इतना ज्यादा भारी पड़ेगा। मैंने अपने लिए एक पावरफुल दुश्मन को क्रिएट किया है। वो बंदा तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक मुझे जहन्नुम में ना पहुंचा दे। जिस पर टियान को उसे समझा रहा था कि तुम्हें उस हानली से इतनी भी ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं। आफ्टर ऑल तुम्हारे पास ब्लड स्पिरिट आर्ट है। जब तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी पावर एक साथ मर्ज होगी तब तुम हानली का आसानी के साथ मुकाबला कर सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्द ब्लड स्पिरिट आर्ट की नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करो। इस तरह से तुम दोनों मिलकर नेसेंट सोल फॉर्मेशन को सेटअप कर सकते हो। बस एक बार तुम दोनों की नेसेंट सोल अवेकन हो जाए, फिर देखना कैसे तुम उस हानली पर भारी पड़ोगे। जो सुनते साथ ही वांगचान काफी ज्यादा खुश हो गया, मगर टियांगो उससे कह रहा था कि ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहो, कि हम दोनों बिल्कुल आपके क्लोज रहेंगे, क्योंकि इस मिशन पर खुद की हिफाजत करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं पर टियांगो हानली के बारे में ही सोचने लगा। वो दिल ही दिल में कहता है कि हानली येलो मैपल वैली का एक मामूली सा कल्टीवेटर था। मेरे ख्याल से ओल्ड मॉन्स्टर लिंगू भी इसे जानता होगा। आफ्टर ऑल लिंगू येलो मैपल वैली का पुराना ग्रैंड एल्डर है। अगर हानली और लिंगू के दरमियान पुरानी दुश्मनी होगी तो मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। खैर फिलहाल के लिए हानली पर फोकस रखने की कोई जरूरत नहीं, उससे तो बाद में निपटा जाएगा। अब
ये सीन यहीं पर कट होकर हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर एल्डर लियो हानली से मिलने पहुँच गए थे। वो कह रही थी, मेरे छोटे भाई अभी तक ट्रेड कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, लेकिन तुम तो ऑलरेडी यहाँ से जाने की फिराक में हो। यहाँ पर हानली समझ गया कि एल्डर लियो उसे लेकर काफी ज्यादा परेशान है, मगर हानली चाहकर भी उन्हें अपने मिशन के बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि हार्ट डीमन ओथ की वजह से वो मजबूर है। तो एल्डर लियो को बताने लगा कि एक बहुत ही अर्जेंट काम आन पड़ा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा। इनफैक्ट मैं मुंह पिलिंग को भी अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक आप मुंह पिलिंग का ख्याल रखें, जिसके लिए एल्डर लियो भी तुरंत ही राजी हो गए। वो हानली से कह रहे थे कि मुंह पिलिंग की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इसे अपने साथ ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में सेफली वापस ले जाऊंगा। मैं तो बस तुम्हें लेकर परेशान हूँ, तुम जल्दी से अपना एक काम पूरा करके वापिस आ जाना। तब तक मैं और बड़े भाई चेंग टियानकुन सेक्ट के सभी कामों को मैनेज कर लेंगे। तो हानली ने भी उनसे प्रॉमिस किया कि वो जल्दी ही वापिस आ जाएगा। साथ ही साथ मुंह पिलिंग से कहने लगा कि जब तक तुम सेक्ट में वापस नहीं जाती, तुम्हें हमेशा बड़े भाई लियो के साथ रहना है। मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लाया था ताकि तुम्हारा नॉलेज बढ़े, तो इस ट्रिप को बिल्कुल भी जाया मत करना। साथ ही मैंने दिया हुआ जेड पेंडेंट हमेशा अपनी बॉडी के पास रखो, अगर कोई भी खतरा महसूस हुआ तो ये जेड पेंडेंट अपने आप एक्टिवेट होकर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। इतना ही नहीं, इससे मुझे भी खबर मिल जाएगी, अगर मैं पास में रहा तो तुरंत ही तुम्हें बचाने के लिए पहुँच जाऊंगा। यहाँ पर मुंह पिलिंग तो उसकी हर एक बात पर हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी, और वहीं पर हानली बस उसे देखने लगा। जिसके बाद हानली उन दोनों से अलविदा कहकर अपनी नेसेंट सोल की टीम के पास पहुंच चुका था। वेल, सभी लोग इस मिशन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि ये मिशन उनके लिए जितना ज्यादा खतरनाक उतना ही ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो सकता था। वहीं पर मार्क्विस अपनी टीम से कहने लगा कि मेरे दोस्तों, अगर तुम तैयार हो तो क्यों ना रवाना हो जाए। जो सुनते साथ ही ये सभी लोग टियांडिंग सिटी से निकल पड़े। इन सब की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि वो पूरा इलाका शेक होने लगा। इन सब ने मिलकर वहाँ पर मानो एक तूफान ही खड़ा कर दिया था। बस थोड़ी देर में इन लोगों ने हजारों मीलों का फासला तय कर लिया, जिसके चलते ये लोग मूलान ग्रासलैंड के इलाके में पहुँच जाते हैं। हानली ने नोटिस किया कि मूलान ग्रासलैंड तो पूरी तरह से बंजर है, तो मार्क्विस नानगोंग उसे बताने लगा कि 10,000 साल पहले ये जगह रिसोर्सेज से भरी हुई थी। यहाँ पर ढेर सारे स्पिरिचुअल हब पाए जाते, लेकिन फिर अचानक से कुछ मिस्टीरियस रीजंस की वजह से यहाँ का पानी सूखने लगा। पहले जहाँ पर नदियाँ और झरने बहा करते थे, वहाँ पर रेगिस्तान ने अपना शिकंजा कसा, और देखते देखते ये जगह पूरी तरह से एक रेगिस्तान में तब्दील हो गई। ये तो बस अब नाम के लिए ग्रासलैंड है, बल्कि यहाँ का पूरा इलाका तो बंजर हो चुका। और उतने में मास्टर युन ने इन सभी को रुकने का इशारा कर दिया। वो कहने लगे कि यहाँ से आगे मुझे एक बहुत बड़ी गड़बड़ी नजर आ रही, इसलिए हानली भी अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करते हुए उस इलाके को चेक करने लगा। उसने देखा कि वहाँ से 1 घंटे की दूरी पर बहुत ही खतरनाक रेत के तूफान उठ चुके हैं, और ये सैंडस्टॉर्म नेचुरल फिनोमेना से क्रिएट नहीं हुए थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मानो इन्हें जानबूझकर किसी ने सेटअप किया हो। साथ ही साथ उन सैंडस्टॉर्म में हानली को बहुत ही खतरनाक इवल एनर्जी महसूस होने लगी, जिसे देखते ही हानली तुरंत ही समझ गया कि ये तो मुलान रेस की विंड स्पिरिट आर्ट है। वहीं पर मार्क्विस अपनी टीम को बताने लगे कि मैंने मुलान रेस के स्पेल वॉरियर्स का पहले भी मुकाबला किया था, और उस बैटल के दरमियान उन लोगों ने सेम इसी टेक्निक का यूज करके मुझ पर हमला किया था। इसे रेड डस्ट ऑफ 10,000 माइल स्पिरिट आर्ट कहा जाता है। ऐसी रेत का यूज करके वो लोग हमारे स्पिरिचुअल सेंसेस को ब्लॉक कर सकते। और अगर बात हमारी की जाए तो हमारा सबसे पावरफुल वेपन हमारे स्पिरिचुअल सेंसेस ही थे, मगर इन लोगों ने उसे ही ब्लॉक कर दिया। और तो और इतना बड़ा रेत का फॉर्मेशन बनाना एक बंदे का काम हो ही नहीं सकता। जो सुनते साथ ही बाकी के सभी नेसेंट सोल भी परेशान हो गए। वो कहते हैं कि हो सकता है कि मुलान रेस ने हमें एक्सपोज कर दिया, जिस पर मार्क्विस बताने लगे कि अभी तक पूरी की पूरी मुलान रेस को हमारे आने की खबर नहीं मिली। ये तो बस उनके आर्मी का एक छोटा सा सेक्शन है, और ये लोग हमारी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि इनका प्लान तो कुछ और ही है। मेरे ख्याल से ये टियानयान के साथ जंग का ऐलान करेंगे। बस कुछ ही दिनों के अंदर ये मुलान रेस हमारे टियानयान के साथ जंग छेड़ चुकी होगी। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये लोग टियानयान के साथ जंग की तैयारी कर रहे। अब यहाँ पर मास्टर युन अपने साथियों से कहने लगे कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम यहाँ से वापस जाकर किसी और अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर सकते, लेकिन वो मौका हमें कब मिलेगा इसके बारे में कोई भी बता नहीं सकता। हो सकता है कि इसी दरमियान हमारा किसी पावरफुल कल्टीवेटर के साथ मुकाबला होकर हम लोग मारे जाएं। और अब इसे छोड़कर हमारे पास एक और ऑप्शन है, इस रिस्क को उठाकर आगे बढ़ा जाए। जिस पर टियांगो कहने लगा कि मेरे ख्याल से हमने इस मिशन को जारी रखना चाहिए। हमारे सामने मुलान रेस का एक नहीं बल्कि कई सारे ट्रुप हो सकते हैं, इसलिए सबसे पहला तो हम खुद को कंसील करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ने का मौका ढूंढेंगे।
ढूंढेंगे। अगर हम मूलान रेस के नेसेंट सोल वाले स्पेल वॉरियर से जैसे तैसे बच गए फिर तो ये मिशन आसान हो जाएगा। हमें तो सिर्फ उन स्पेल वॉरियर्स को चकमा देना है। तो टियानगु की ये आइडिया सभी लोगों को पसंद आई, तो इन सब ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला लिया। मगर इन सब ने मिलकर अपने अपने क्लैन को आगाह किया कि मूलान रेस जल्दी टियानयान पर हमला करेगी, इसीलिए अपनी आर्मी को तैयार रखो। जल्दी टियानयान एक बैटल ग्राउंड में बदलने वाला है। हानली अपने मैसेज में बता रहा था कि मेरे इस पैगाम को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जंग के लिए फटाफट से तैयार हो जाओ। जिसके बाद ये सभी लोग अपने ट्रांसमिशन टैलिस्मान को रिलीज कर देते हैं। मार्क्विस कह रहे थे कि अगर इसमें से एक भी टैलिस्मान सही जगह पर पहुंचा तो भी हमारा टियानयान जंग के लिए तैयार हो जाएगा। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही मूलान रेस की तरफ आगे बढ़ने लगे। और अब हमें 1 घंटे बाद की कहानी दिखाई जाती है। ये सभी लोग उस सैंडस्टॉर्म वाले इलाके में पहुँच गए थे। यहाँ पर मार्क्विस बता रहे थे कि जरूर से ढेर सारे स्पेल वॉरियर्स ने मिलकर इस फॉर्मेशन को बना के रखा। वो लोग तादाद में कितने हैं इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल सेंस ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा। यहाँ पर मार्क्विस ने सभी को सुझाव दिया कि हम सब ने एक साथ ही रहना पड़ेगा। अगर कोई सेपरेट हुआ तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। यहाँ पर हानली देखता है कि वांगचान तो अपने अंकल का पीछा छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अकेला रहेगा तो हानली के हाथों मारा जाएगा। साथ ही साथ हानली ने नोटिस किया कि यहाँ पर काफी सारे टूटे फूटे घर हैं, मगर आगे बढ़ने के बाद भी वही सेम घरों से बार बार नजर आ रहे थे। इसलिए हानली पीछे रुककर उस जगह को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने लगा। इधर बाकी की सभी नेसेंट सोल भी उसके लिए रुक गए थे। उन्होंने देखा कि हानली पीछे पड़ गया था तो तुरंत ही उनमें से एक नेसेंट सोल उससे पूछने लगी कि तुम पीछे क्या कर रहे थे, हम सब ने एक साथ रहना पड़ेगा। तो हानली उन लोगों से पूछने लगा कि क्या आप में से किसी ने भी कुछ नोटिस नहीं किया, मगर उनके पास तो इसका कोई जवाब नहीं था। तो हानली उन्हें बताने लगा कि हम काफी देर से इसी सैंडस्टॉर्म से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा एक भी स्पेल वॉरियर से मुकाबला नहीं हुआ। साथ ही साथ हमारे आसपास की सीनरी जरा भी नहीं बदली, वही टूटे फूटे घर मुझे बार बार नजर आ रहे। मेरे ख्याल से आपको इसका मतलब तो समझ आ चुका होगा। तो लोग तुरंत ही काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे कि जरूर से हमें किसी ने ट्रैप किया है। तो मार्क्विस कहने लगे कि हमें जल्दी से इस ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा। मगर तभी हानली उनसे कहने लगा कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है। वेल, उन लोगों ने सिर्फ हमें ट्रैप किया है, लेकिन अभी तक हम पर कोई अटैक नहीं किया। इसका बस एक ही मतलब हो सकता कि उनके पास ज्यादा वॉरियर मौजूद नहीं। मेरे ख्याल से वो बस बैकअप का इंतजार कर रहे हैं। उनके साथियों की यहाँ आते ही वो लोग हमारी धज्जियां उड़ाने में जरा भी वक्त जाया नहीं करेंगे। अब हानली अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को चेक करने लगा और ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पेचीदा था, लेकिन इसमें हानली को 7 एग्जिट नजर आए। यही वो 7 पॉइंट्स है जिनका यूज करके ये लोग फॉर्मेशन से आजाद हो सकते थे। तो अब इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए मार्क्विस नानगोंग ने स्टार फिक्सिंग कॉम्पास को समन कर लिया। वो तुरंत ही अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करने लगे। देखते ही देखते वहाँ पर उनके सामने कुछ सितारे अपीयर होने लगे, जिन्होंने बड़ी तेजी के साथ इन सबके सामने वो एग्जिट पॉइंट ओपन कर लिए थे। तो अभी सभी लोग वहाँ से रवाना होने लगे। यहाँ पर हानली की नजर थी टियांगू पर। हानली यहाँ पर उस बंदे से काफी ज्यादा चौकन्ना था, क्योंकि ये कभी भी उस पर अटैक कर सकता है। वेल, यहाँ पर ये सभी नेसेंट सोल मार्क्विस को फॉलो करते हुए वहाँ से जा चुके थे, लेकिन हानली अपनी दिल के सुन के अलग डायरेक्शन में रवाना हो गया। और अब उसके वहाँ से जाते ही मूलान रेस के 3 स्पेल वॉरियर सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इस ग्रुप में नेसेंट सोल की मिडिल स्टेज वाले 2 कल्टीवेटर्स हैं, मगर फिर भी वो हमारे सुमेरु इंसेक्ट के प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाए। मगर फिर भी वो हरे कपड़ों वाला कल्टीवेटर इसे पहचान गया, जबकि वो तो नेसेंट सोल के अर्ली स्टेज पर है। जिस पर उसका एक साथी कहता है कि अब ये सारी बातें करके कोई फायदा नहीं, हमने उन्हें फॉर्मेशन में ट्रैप करते साथ ही उन पर अटैक करना चाहिए था। वैसे भी हम सिर्फ 3 लोग हैं जो इतनी सारे नेसेंट सोल को हरा नहीं सकते। अगर हमें उन्हें वाकई खत्म करना है तो हमें डीमन गॉड बैनर को एक्टिवेट करना होगा। और अब वो बंदा बैनर को ओपन करने वाला था कि तभी उसके साथी ने उसे रोक लिया। वो कहने लगा कि स्काईविंड ट्राइब और येलो सैंड ट्राइब में बिल्कुल भी नहीं जमती। अगर हम बैनर रेज भी करें तो भी दूसरी ट्राइब हमारी हेल्प नहीं करने वाली। इनफैक्ट इससे हमारा ही उल्टा नुकसान हो सकता। वो सभी नेसेंट सोल मिलकर हमें खत्म कर देंगे। सो अब इन सब ने मिलकर ये फैसला लिया कि ये लोग हार
हानली और उसकी टीम का पीछा नहीं करेंगे, बल्कि इन्होंने स्काईविंड ट्राइब को इनके आने का पैगाम भेजा ताकि वो ट्राइब हानली और उसकी टीम से निपट सके। इधर ये सभी नेसेंट सोल फाइनली उस रेड सैंड के फॉर्मेशन से आजाद हो गए। यहाँ पर मार्क्विस कहते हैं कि चलो हानली की वजह से हमें इतना तो पता चला कि हम एक डेडली फॉर्मेशन में ट्रैप हो गए थे, अब उसमें से हम बाहर आ चुके हैं। अब अगर मुलान रेस की आर्मी हमारा पीछा भी करेगी तो भी वो आसानी से हमें कैप्चर नहीं कर सकते, मगर फिर भी हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि इन स्पेल वॉरियर्स का कोई भरोसा नहीं, क्या पता ये लोग कब हम पर अटैक कर दे। और उतने में मास्टर युन ने अपने डिवाइन सेंसेस को एक्टिवेट कर दिया। वहाँ से थोड़ी दूरी पर इन्हें एक विंड चैरियट नजर आई। उस विंड चैरियट को देखकर तो ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। वेल, इन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मुलान रेस इतनी जल्दी उनके पास पहुंच जाएगी। साथ ही साथ इन लोगों को पता चला कि उस फ्लाइंग कैरेज पर टोटल 5 नेसेंट सोल्स हैं और वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इन सभी को आसानी से निपटा दे। यहाँ पर हानली ने अपने रेड रॉब को पहन लिया था। वेल, इसका यूज करके हानली काफी तेजी के साथ भाग सकता है। वहीं पर मार्क्विस अपने साथियों को बता रहे थे कि हम इन लोगों के साथ कोई बैटल नहीं करना चाहते और वो इन सभी को एक एक जेड स्लिप देकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। वो इन सबको बता रहा था कि मैंने इस जेड स्लिप पर लोकेशन मार्क किया है, 3 दिनों के बाद हम सभी की वहीं पर मुलाकात होगी और मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम लोग जैसे तैसे खुद को जिंदा रखोगे। वेल, यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर ही सभी नेसेंट सोल अलग अलग दिशा में फैल गए। अगर बात इनकी स्पीड की जाए तो इसकी कोई लिमिट नहीं। कोई आसमान को चीर रहा था तो कोई जमीन के अंदर धस रहा था, कोई अपने परिंदे पर सवार हुआ तो किसी ने खुद को ड्रैगन में ही तब्दील कर दिया। वेल, ये लोग किसी भी कीमत पर मुलान रेस के हाथ नहीं लगना चाहते। यहाँ पर हानली भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, मगर उसने देखा कि मुलान रेस की कैरेज आसमान को फाड़ते हुए सीधे उसके पीछे आ गई। उनमें से 5 नेसेंट सोल बाहर आकर वो भी अलग अलग दिशा में रवाना हो गए। यहाँ पर सिल्वर मून भी काफी ज्यादा पैनिक थी। वो कहती, मास्टर, इन लोगों ने आपको देख लिया। अब हानली यहाँ से भाग पाए इससे पहले ही मुलान रेस ने उस पर अटैक कर दिया और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।